अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा खौसर। पाकिस्तान की सियासत में एक और तहलका। साइफर प्री प्लान ड्रामा था, झूठ था, एक साजिश थी और हकायक छुपाकर बेबुनियाद बयानिया बनाया गया, जिसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल भी किया गया। आजम खान ने एतराफी बयान रिकॉर्ड करा दिया है और वो कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए साइफर को साजिश का रंग दिया गया। कुछ अरसा कबल एक ऑडियो लीक सामने आई थी जिसमें कासिम के अब्बा को कहते सुना गया था कि अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना। आज वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि उनकी राय में चेयरमैन पीटीआई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुर्तकिब हुए। आर्टिकल 6 पर लॉ डिपार्टमेंट की राय हतमी होगी और आज के दिन का ये सबसे अहम मामला था। कुछ दीगर मुल्की मामलात भी मौजूद हैं जिन पर कोशिश करेंगे बात हो, लेकिन राना सनाउल्लाह ने क्या कहा पहले आपको सुनाते हैं। आर्टिकल्स बहरहाल ये तो लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन जो है वो फाइनल होगी। मैं समझता हूँ कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है मेरी जाती राय में वो ज्यादा रेलेवेंट है। मुल्क के खिलाफ साजिश करना, सीक्रेट डॉक्यूमेंट को एक्सपोज करना, उसे अपने जाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना और फिर उसको चुरा लेना, उसको अपने प्राइवेट पोजेशन में ले जाना, ये जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत बड़ा वाज़े जुर्म है और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है बिल्कुल होनी चाहिए, काबिल सजा है, इसकी सजा होनी चाहिए। अब मामलात किस तरफ जाएंगे, प्रोसीडिंग किस तरफ जाएगी, इस पर आज बात करेंगे। लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश एक ऐसे वक्त में हुई है जब माशी बहरान दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अभी हुकूमत का वक्त खत्म होने को है, मगर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने वाले और भारतीय एजेंसी के पर काम करने वालों ने तखरीबी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी जोर दिया गया कि इन मामलात को अब एड्रेस किया जाएगा। वजीर दिफा पहले ही कह चुके हैं कि अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क होने का हक अदा नहीं कर रहा। दहशतगर्दी हमारी माशी मुश्किलात बढ़ा रही है। अफगानिस्तान से दो टोक बात करने का वक्त अब आ गया है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे मानसून की उस पहली बारिश की जिसने इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। रावी और चनाब के मुल्हिका इलाकों में पहले से सैलाब था, आज बारिश के बाद नाला लई भी बिफर गया। इस्लामाबाद गोलरा मोड़ के करीब जेर तामीर अंडरपास की दीवार गिरी, 11 मेहनतकश जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। रेस्क्यू टीम आधा घंटा ताखीर से पहुंची, आखिर क्यों? मामलात पर बात करने के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमारे साथ मौजूद। एहतशाम साहब, आज जिस मामले पर पूरा दिन गुफ्तगू होती रही, एक ऐसा मामला साइफर का मामला जिस पे पूरी हुकूमती मशीनरी उस वक्त ही इस्तेमाल की गई। उस वक्त के वजीर खारजा शरीक मुजरिम थे या शरीक जुर्म थे, जो भी कह लीजिए। माजी में कभी आपने ऐसा मामला देखा? देखिए सलमा, ये साइफर का मामला अपने अरूज पे पहुंच के बिल्कुल नीचे वापस आया, उसके बाद बड़ी हद तक ख़त्म हो गया और इसका फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त तरीके से कासिम के अब्बा ने उठाया। लेकिन इस दौरान फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जिस तरह शेप अप हुई, इवेंचुअली आपने देखा कि इसको जिस अंदाज से उन्होंने वापस लिया और ये अब मेरा ख्याल माजी का हिस्सा है। फास्ट फॉरवर्ड दो चीज़ें, 8 मार्च डॉक्टर साहब, ये साइफर जो है ना, ये हमारे उस वक्त कि पाकिस्तान के एम्बेसडर असद मजीद खान साहब ने अपने फॉरेन सेक्रेटरी को भेजा, ठीक है जी। उन्होंने फ़ौरन शेयर किया इनके साथ शाह महमूद कुरैशी, जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं। 9 मार्च को अपना शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर से ज़बानी बात की और उनको साइफर दिखाया और उन्होंने हाथ में ले लिया और उनको कह दिया कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हम बहुत ज़्यादा इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने ठीक है, कोई बात नहीं कही, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मामला आपने देखा बढ़ता चला गया। फिर उसकी मीटिंग्स हुई, नेशनल अपना क्या कहते हैं, हमारी काउंसिल की मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग, कैबिनेट की मीटिंग हुई। उसमें बड़ा वाज़े तौर पे बात आई कि जी ये साइफर जो है ये साजिश नहीं थी, मुदाखलत ज़रूर थी। ये प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बाय दैट टाइम इनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने की बातें शुरू हो गई थी। इनको लगा कि अब वक्त आ गया है कि इसको इस्तेमाल किया जाए। निजी गुफ्तगू में एक बात ये भी तय है कि एक जगह इन्होंने कही थी कि बेहतरीन हथियार हमारे हाथ में है। बाय द वे अनवर रज़ा, वो कहते हैं ना, जर्नलिस्ट को हमेशा अपनी खबर पे है ना, उस पर नाज रहता है। ये जो 5 लोगों ने डॉक्टर साहब ये साइफर देखा था, मैं उनमें से एक, मैं भी बंदा हूँ और इस पे मैंने अपने प्रोग्राम पे बात भी की थी और मैंने बड़ा वाज़े तौर पे बताया था कि मैंने सारा देखा है, इसमें कोई साजिश का जिक्र नहीं है, मुदाखलत की बातें आप कह सकते हैं। चलें, वो तो हुआ। अब आगे क्या है? आज जिस तरीके से बात सामने आई है, अच्छा फिर आगे क्या हुआ? जब ये 8-10 दिन के बाद मामला बहुत आगे चला गया तो फिर
اپنے اعظم خان صاحب نے پرائم منسٹر اس وقت کے پرائم منسٹر سے کہا کہ جی معاملہ بہت آگے چلا گیا, تو فارن آفس والے کہہ رہے ہیں کہ جو کاپی آپ کو دی تھی ہمیں واپس کریں. تو قاسم کے ابا نے کہا وہ تو کاپی گم گئی ہے مجھ سے. اچھا, اب انہوں نے کہا جی یہ گم گئی تو بڑا نیشنل سیکورٹی کا بھی معاملہ ہے, سیکریٹ ایکٹ کا بھی معاملہ ہے, تو ہماری مشکلات پیدا کی. بائی دیٹ ٹائم ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ چیزیں جو ہے نا وہ اب بہت آگے چلی گئی ہیں. انہوں نے سوری کر کے واپس لینا شروع کی. پھر وہ کہانی ہے کس طریقے سے رافیل آئیں, ان سے انہوں نے معذرت کی اور یہ کہا کہ جی فائنلی جملہ یہ کہا کہ امریکہ کا نہیں, اس میں باجوہ کا حصہ مجھے نکالنے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے, یہ کہا جاتا ہے. ابھی احتشام صاحب نے بات بتائی کہ انہوں نے وہ جو سائفر تھا وہ دیکھا, تو ایک تو بات یہ کہ آئیز آن دی ہوتا ہے, فار آئیز آن دی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, جس کے پاس گیا وہ دیکھے گا. پھر پہلے اس کو پبلک کر دینا, اس کے بعد کہنا کہ جی وہ تو گم گیا ہے, میرے پاس ہے ہی نہیں. یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ دیکھیے آپ لوگ, میں سمجھتا ہوں کہ قاسم کے ابا کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. دیکھیے یہ جھوٹے بیانیوں کے بنیاد کے اوپر سیاست, یہ بہت بڑی سائنس ہے. یہ ایک آپ نے سائفر والا صرف معاملہ نہیں ہے. دیکھیے جھوٹے بیانیوں کو پہلے جنریٹ کرنا ہے, وہ جنریٹر ہیں قاسم کے ابا صاحب. پھر آپ کو ایک پوری مشینری چاہیے جو اس کو پھیلاتی ہے. ہاں, وہ 5,000 آدمی, ابھی جو عبوری حکومت ہے کے پی میں بتا رہی ہے کہ 5,000 لوگوں کو ریکروٹ کیا گیا تھا, 25,000 روپے ان کو مہینے کی تنخواہ ملتی تھی. آپ سوچئے کہ 12 کروڑ روپیہ مہینے کا آپ کے اور میرے ٹیکس پیئر کے پیسے ان کو دیے جا رہے تھے. 150 کروڑ روپیہ احتشام صاحب سالانہ آپ کے میرے ٹیکسز سے یہ مشینری چل رہی تھی. اس کے بعد بار بار جھوٹ کو دہرایا جائے تاکہ وہ سچ لگنے لگے. یہ گوبلز جو ہٹلر کا جو پروپیگنڈا کا منسٹر تھا, آپ سوچئے کیسی سائنس لڑائی. آپ قاسم کے ابا کو لائٹلی لیتے رہے ہیں. آپ یاد کریں 200 ارب کا بیانیہ آیا تھا, 200 ارب ڈالر واپس آئیں گے, 100 ارب دینے تھے آئی ایم ایف کو اور 100 ارب آپ میں اور میرے میں بٹنے تھے. میں نے تو نکال دیا تھا اس دن, 10 لاکھ روپیہ ایک خاندان کا بنتا تھا. اگر 100 ارب ڈالر آپ کے اور میرے میں بانٹا جائے تو 10 لاکھ روپیہ ہر پاکستانی خاندان کو ملنا تھا. اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ وہ بیانیہ آیا کہ 50 لاکھ گھر بنیں گے, 1 کروڑ نوکریاں آئیں گی. پھر ایک تیل کا بیانیہ تھا, آپ کو یاد ہے تیل نکل آیا ہے, سعودی عربیہ سے زیادہ تیل پاکستان کے اندر نکل آیا. اس کے بعد وہ مرغی انڈے والے بھی آپ کو یاد ہوگا. اچھا, پھر بیانیہ شروع ہوا تھا جب وہ تھریٹن کرنے لگے تھے. پھر خانہ جنگی کا بیانیہ تھا, اگر مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا جائے گا تو خانہ جنگی ہو جائے گا. ایسا ایک جملہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. آپ کو یاد کیکڑا ون تیل ویسے نکل آیا تھا, وہ تو امریکن نے واپس کروا دیا, بند کرو سارا. امریکہ سازش کر رہا ہے ہمارے خلاف. سازش کی بات ہو رہی ہے. انور صاحب, پہلے تو امریکہ بہادر کے بارے میں کہا گیا کہ جو ادھر سے سازش ہو رہی ہے, اس کے بعد وہاں پہ لابنگ فرم ہائر کی, وہاں پہ اپنے ایجنٹس کو رجسٹر کروایا تاکہ وہ پی ٹی آئی کے لیے کیمپین کریں یا جو بھی کام وہاں پہ کرنے والے ہیں. اس کے بعد اپنی توپوں کا رخ موڑ دیا. کس طرف میں نام نہیں لیتی, آپ کو بھی پتہ ہے بعد میں ان کا بیانیہ کیا تھا. کیا اقتدار میں واپس آنے کی یہ کمزور سی کوششیں ہیں ان کی؟ دیکھیے سلمہ, سائفر سے جو آپ کو نقصان ہوا انٹرنیشنلی, آپ کے جو اتحادی ملک ہیں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنلی اگر آپ اتنی اعلیٰ آپ کی قیادت جو ہے وہ اس سطح پر جا کر آپ کے سیکرٹ جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکلوز کرے گی پبلکلی, تو اس سے آپ کے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو نقصان پہنچا. آپ نے اپنی سیاست تو کی, اس سے پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو پھر اپنے اس بیانیے پر کھڑے رہنا چاہیے تھا. لیکن آپ نے دیکھا پھر ایک وقت آیا, انہوں نے کہا نہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے اور پولیٹیکل پارٹیز کی. پھر وہ یو ٹرن کی وجہ سے بھی ہمیں نقصان پہنچا پولیٹیکلی بھی اور سیکیورٹی کی سچویشن پر بھی. آپ دیکھیے اور پاکستان کا جو ٹرسٹ لیول پہلے ہی بہت ویک ہے, کمزور ہے انٹرنیشنلی, وہ اس کو مزید بھی نقصان پہنچا. دیکھیے ممالک کے درمیان اس طرح نہیں ہوتا. پھر مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کے پرائم منسٹر آفس کی جو چیزیں ہیں لیک ہوں گی تو آپ کے ہاں انٹرنیشنلی جو قیادت ہے وہ یہاں پر آ کے آپ کے ساتھ کس طرح گفتگو کرے گی, یہ بھی ایک سوالیہ نشان تھا. سیاست ضرور کیجئے لیکن اپنے ملک کی سیکیورٹی کی کاسٹ پر. تو اب جب اس کا امپورٹنس دوبارہ کیوں بڑھی, جب اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے جب سٹیٹمنٹ دیا 164 کا مجسٹریٹ کے سامنے, بڑی اہمیت کا حامل ہے. اگر تو جو سٹیٹمنٹ ذرائع سے کوٹ ہو رہا ہے واقعی سے ذرا ہے تو پھر اس کے ریپلیکیشنز ہوں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ مستقبل قریب میں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں ان کو اس کا بہت زیادہ نقصان ہوگا, کیونکہ یہ ایک واقعی بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اور آپ یہ بھی بنیں گے ڈیفینیٹلی. ڈاکٹر صاحب اپنا احتشام صاحب آپ دیکھیے کہ جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو بیوروکریسی میں آپ دیکھیں یہ کتنے, آپ کو پتہ ہوگا کہ سیاستدان قربانی کا بکرا بن جاتے ہیں اور بیوروکریٹ جو ہیں آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا ہمیشہ وعدہ معاف خواہ بن کر خود کو بیل آؤٹ کر لیتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا نہیں بنے,
19 महीने आपको याद 19 महीने होगा रहे। वो आपको यहाँ फवाद हसन फवाद की बात जो है आप देखिए, ये जो ब्यूरोक्रेसी है एक दूसरे को कैसे एक दूसरे को protect फेवर भी करते करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। जहाँ तक आपने फवाद की बात की थी, फवाद ने देखा और उस वक्त उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। वो अगर आप देखें ना, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा, डॉक्टर साहब अगर आपको याद हो तो ब्यूरोक्रेसी में जो उनके साथ के लोग थे उनको उन्होंने टर्न डाउन करते रहे, उनकी प्रमोशन नहीं होने दी, उन्होंने लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी को उनके बयान ने उनको तो बचा लिया। आगे देखते हैं क्या होता है। जुल्फिकार साहब, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का लागू होना या आर्टिकल 6 की कार्रवाई होना, दोनों सूरतों में ये केस कितना लीथल हो सकता है? क्योंकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है 1923 में बना था, इसके मुताबिक 14 साल तक कैद भी हो सकती है और कुछ सूरतों में मौत की सजा भी हो सकती है। सलमा, ये जो दफा 164 के तहत बयान लिया जाता है, इसकी एक आईनी और कानूनी हैसियत है और उसके मुताबिक जाहिर है इसको प्रोसीड किया जा सकता है। वज़ीर दाखिला इस पे बड़ी खुल के बात कर चुके हैं। सही। इस पे कासिम के अब्बा की जो बात हो रही है ना कि किस तरह उन्होंने साइफर लहराया और आपके जो फॉरेन अफेयर्स के इश्यूज थे उनको जलसों में तय करने की कोशिश की, अवाम में ले गए, एक नैरेटिव बनाया, उसको सेल किया। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में भुट्टो के बाद ये दूसरे साहब हैं जो नैरेटिव बनाते हैं, गढ़ते हैं और उसके बाद उसको प्रॉपरली सेल करते हैं और ये आर्ट उन्हें बाहर लाता है। और सोशल मीडिया इसमें पूरी तरह से जाहिर है उनका एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। वो उसको मल्टीप्लाई करके लोगों के लिए ज़बान ज़द-ए-आम कर देता है और फिर वो सेल होता है और यूथ उसको बाय करती है। सही। अब ये जिस बुनियाद के ऊपर ये किया गया, ये कंट्री टू कंट्री जो रिलेशंस होते हैं, ये किसी रोमांस या नफरत की बुनियाद पे नहीं होते, ये मफादात की बुनियाद पे होते हैं। सही। बदकिस्मती ये हुई कि मसूफ को जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं वो भी प्रॉपर किसी ने नहीं समझाए। ये अपने तकब्बर और गरूर की वजह से सऊदी क़यादत को अपने से दूर कर गए, चाइना को नाराज़ कर गए, टर्किश जो क़यादत थी वो इनसे नाराज़ पाई गई। यानी आप अंदाज़ा करें कि सऊदी क़यादत का जहाज़ लेके स्पेशल जा रहे हैं और जहाज़ के अंदर जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। वो जब रिपोर्ट हुई और तर्जमा होकर उन तक पहुंची तो उसके बाद वो सर पकड़ के बैठ गए कि ये साहब इस तरह की बात भी कर सकते हैं। फिर कैबिनेट के अंदर उनके खिलाफ बात की गई। फिर जिस मुल्की सरबराह के साथ बैठते थे टांग पे टांग रख के, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि किसी शख्स ने उनको वो प्रॉपर डिप्लोमेटिक नॉर्म्स भी एजुकेट ही नहीं किया, समझाया ही नहीं। जो प्राइम मिनिस्टर स्टाफ होता है जो सीट पे आता है उसको प्रॉपर ब्रीफिंग्स होती है, फिर क्या कहना है और क्या नहीं कहना और कब कहना है और कब नहीं कहना, उस पर वो मानते ही नहीं थे, जिद करते थे। तो ये मल्टीपल चीजें थी। और अब अमेरिका के खिलाफ जो बयानिया बनाया गया, उस बयानिए की बुनियाद पे आप देखिए ना कि एब्सोल्युटली नॉट की बात हुई, हम कोई गुलाम है उसको प्रोजेक्ट किया गया और उसकी बेस पे कहा गया कि जी मैं तो बहुत बड़ा इनकलाबी हूं, मैं तो अमेरिका के बड़ा खिलाफ हूं, लेकिन हमारा जो अदारा सबसे सुपीरियर और सेंसिटिव अदारा है वो अमेरिका की गुलामी कर रहा है। और एक उसके पूरा नतीजे में एक नैरेटिव बनाया गया जो वो एक नैरेटिव बना के मुल्क की इस्तेकाम के साथ खेलने की कोशिश की गई। जुल्फिकार साहब, बड़ा अहम मामला है। विश के हम इसको थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करते हैं, की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से वापस आते हैं, कुछ दीगर मामला जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी से जुड़े हैं, अमन से मशरूत है, और फिर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है इस पर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। साइफर के मामले पे आज अमेरिका की तरफ से डॉलिन लू का भी बयान है, उस पर भी बात करेंगे। एहतशाम साहब, वंस डैमेज इज डन, इसके बाद हमारे पास अब क्या ऑप्शन बचा है कि हम उस डैमेज को कैसे रिकवर करें? बहुत नुकसान हमने उठाया माजी में भी, अब तो ताल्लुकात बहाल भी हो गए हैं, लेकिन अभी और मजीद क्या कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी इसकी? सलमा, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, हमेशा ये कहा जाता है कि साइफर डिप्लोमेटिक नॉर्म को जब हम सामने रखते हैं, वो कहते हैं कि ये सफारती आदाब के इस कदर ख़िलाफ़ होता है कि इस तरह की चीज़ें आप पब्लिक में ले जाएं, और फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा आप देख लें कि डिसअपॉइंटमेंट भी होती हैं, फ्रस्ट्रेशन भी होती हैं और हुकूमतों के लिए बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अभी आखिर लेट भुट्टो साहब ने राजा बाज़ार में जाकर, डॉक्टर साहब आपको याद होगा, वो लहराया था, वो था ख़त। साइफर और ख़त में बड़ा फ़र्क है। वो एक अमरीकी एहलकार ने ख़त दिया था, उसको आपको याद होगा कि उसके बाद फिर हेनरी किसिंजर जो वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका ने, उन्होंने कहा था कि विल मेक अ हॉरिबल एग्जाम्पल आउट ऑफ यू। ठीक है ना, ये बात की। अब सवाल ये है कि जी जो आप सवाल कर रही हैं, देखें हमारे ताल्लुकात उनसे एकदम ख़राब हुए। ये जो आप देख रही हैं 12 से 18 वेवर पिछली हुकूमत को मिले थे, PTI की हुकूमत को कुछ नहीं मिला, इस हुकूमत को अब तक कुछ नहीं मिला। IMF की इतनी सख्त कड़ी शराइत। अब आखिरी 2 मुलाकातें हमारी इतलात ये हैं, इसमें बड़ा रोल प्ले किया लाहौर में अमरीकी काउंसिल जनरल जो है उनका बड़ा रोल प्ले किया, जिसमें IMF का प्रोग्राम उन्होंने बहाल करवाया। ट्वीट के जरिए कहा भी कि हमारा इसमें बड़ा रोल है। देखें, ये ताल्लुकात जो है जब ख़राब हो जाते हैं फिर इतनी आसानी के साथ ठीक नहीं होते। अच्छी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट ने
सिविल और मिलिट्री जिसको कहते हैं लीडरशिप ने एक बबागे दोहल अमेरिकन को बताया कि ये जो बयान कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, इससे हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे सलमा, लोगों ने देखा कि पब्लिक ने भी इसको रद्द किया। ठीक है, सियासी फ़ायदा उन्होंने इससे जरूर उठाया, लेकिन अच्छी बात है कि ताल्लुकात अमेरिका से हमारे अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एक वर्ड बार बार हमारी गुफ्तगू में इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर साहब, डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के बारे में अगर इमरान खान नहीं जानते, कासिम के अब्बा को नहीं पता, तो किसको पता होगा? वो तो कहते थे कि मैं मगरिब को बड़ा समझता हूँ, मुझसे ज़्यादा एथिक्स किसी को नहीं पता, मुझसे ज़्यादा खारजा ताल्लुकात पे कोई नहीं जानता। तो फिर उनको यहाँ पे आके क्या हुआ? देखिए, खारजा पॉलिसी और मुल्क की मईशत, ख़ास तौर पे पाकिस्तान की मईशत जो है वो बड़ी जुड़ी हुई है। हमारी कोई 6 से 7 अरब डॉलर की जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिका जाते हैं। आप सोचिए कि 1 करोड़ पाकिस्तानियों के घर चूल्हा जलता है जब हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ जाती हैं। अब आप सोचिए कि जो शख्स ऐसा बयानिया बनाता है उसका माइंडसेट क्या है, वो क्या सोच रहा है। वो इक़्तिदार के हवस में एक तो इंतहा दर्जे की खुदगर्दी है कि मुझे वापस वज़ीर आज़म बना दें। बेशक वो मुल्क का और वो जो 1 करोड़ पाकिस्तानी यहाँ पे रहते हैं उनके घर में चूल्हा जलना जो है वो बंद हो जाए। अच्छा, ब्लैकमेलिंग, फिर आपको ये शख्स की पर्सनैलिटी क्या बताती है कि इंक्लाइन टू ब्लैकमेल। आप अपोजिशन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं जानते समझते हुए, और साथ ही साथ आप एस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इंतहा दर्जे की खुदगर्दी और ब्लैकमेल, इंतहा दर्जे की खुदगर्जी और ब्लैक मेलिंग है। लेकिन इस ब्लैक मेलिंग का आगाज़ अनवर साहब उस वक्त नहीं हो गया था जब धरनों के अंदर, जलसों के अंदर बिजली के बिल जलाए जाते थे, सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरगीब दी जाती थी, ये तो उसी वक्त स्टार्ट हो गई थी। तो क्या ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे इदारे नहीं समझ पा रहे थे कि इस शख्स के मकासद क्या है? फिर जो एक नैरेटिव उसने बनाया, उसने कौम को ऐसा अपने जाल में फंसाया कि कभी मजहब के नाम पे, कभी नौकरियों के नाम पे, कभी अमेरिका को गाली देने के नाम पे उसने अवाम को अपने साथ मिला लिया। देखिए सलमा, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी से मामला जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो कि अमेरिका ने हमेशा जिन ममालिक में डोमिनेट किया, वहाँ की जो फ़ौज थी उसको कमज़ोर किया। और अनफॉर्चुनेटली आप इसको समझिए कि हमारी फ़ौज को भी तकसीम करने की गई। देखिए, जब आपकी फ़ौज तकसीम होगी तो फिर आपके इसके जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। आप उनको याद होगा जब PTV पर हमला किया गया और जब वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ मार्च किया गया और जब सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात की गई और 126 दिन का धरना भी याद है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट का विज़िट भी जब डिसकंटिन्यू हुआ वो भी आपको याद होगा। अच्छा, अब आप इस बात को समझिए कि ये जो PTI के चेयरमैन हैं उन्होंने डेलिब्रेटली ये बयानिया बनाया। फिर जब उन्हें उसका रद्द-ए-अमल का सामना हुआ अमेरिका से तो फौरी तौर पर वो बैकआउट किया उन्होंने अपने इस बयानिए से। फिर उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी जमातें हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। चलिए, उसको भी अपनी जगह पर रखिए। आप ये देखिए, इस तरह के आपकी गैर जिम्मेदाराना तर्ज सियासत से, तर्ज हुक्मरानी से आपके मुल्क को जो नुकसान पहुँचा है वो नाकाबिले बयान है। आपको याद होगा कि हम हमेशा कहते हैं वाशिंगटन से एक फ़ोन आया करता था और IMF आपके साथ डील कर लिया करते थे। तो अब भी वही बात साबित हो गई कि वाशिंगटन ने आपके नाक की लकीरें निकलवाई हैं और उसके बाद आपको जो किस्त है वो आपको जारी की है। अगर आप नेशनल इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, आप अपनी लोकल सियासत और अपने सिर्फ इक़्तिदार के लिए ये सब कुछ करेंगे। देखिए, एक और बात मुझे याद आ गई। आपको याद होगा कि इस्टेब्लिशमेंट को, आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी को और नून लीग के खिलाफ करते करते 20 बरस लगे, लेकिन इन्होंने खुद को कितना एक्सपोज किया। अब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार वो अगर मेरे साथ हों तो फिर जमहूरियत में ठीक है और अगर मेरे साथ नहीं होगा ये ठीक है। ये कौन सी तर्ज हुकूमत, तर्ज सियासत और ये कौन सी जमहूरियत है? ठीक है। अच्छा, जुल्फिकार साहब, पहले तोशाखाना केस काफ़ी इनके लिए लीथल बना हुआ था, फिर उसके बाद फॉरेन फंडिंग पे हमने देखा कि उससे भी घबरा रहे थे, कतरा रहे थे, उस पर भी कहा जा रहा था कि इन पे नाअहली की तलवार लटक रही है। अब ये साइफर का मामला, ये तीनों मामलात इमरान खान के आइंदा के सियासी मुस्तकबिल को किस तरफ लेके जाएंगे? देखिए सलमान, 4-6 महीने पहले की बात है, जुमान पार्क में कासिम के अब्बा को मिलने के लिए CPNE का एक डेलीगेशन गया। सीनियर जर्नलिस्ट उसमें मौजूद थे, मैं भी उसका हिस्सा था। और उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा कि जब मैं ये साइफर का मामला उठा रहा था तो बाजवा साहब ने शदीद इख्तलाफ किया कि आप ये ना करें, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। ये खुद उन्होंने इतराफ़ किया। अच्छा, दूसरी बात आप समझ लें कि जब चीफ मिनिस्टर को बनता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है, चेयरमैन सेनेट बनता है, तो उसका एक हलफ होता है। तो उसको अगर आप पढ़ लें तो आपको ये सारी नॉर्म्स खुद ही याद आ जाएंगे कि कहाँ तक आप जा सकते हैं और कहाँ तक नहीं जा सकते, आपकी डोमेन क्या है। और तीसरी बात, आजम खान साहब और उस्मान बुज़दार साहब, ये 2 ऐसी हस्तियां हैं जिनके लिए मसूफ ने दुनिया जहान से दुश्मनी ले ली,
اسٹیبلشمنट کو नाराज कर लिया, पार्टी के लोगों को नाराज किया, ब्यूरोक्रेसी को नाराज किया, पता नहीं किस किस को नाराज किया, और इन दोनों को वो लेके आ गए. पंजाब के ऊपर उन्होंने मुसल्लत कर दिया उस्मान बुज़दार को. उसके बारे में मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वो भी इसी तरह का बयान दे रहा है बहुत जल्द. वो उस्मान बुज़दार भी एतराफी बयान देने वाले हैं, कोई वादा माफ गवाह बनने वाले हैं, देने वाले हैं. उस पे करप्शन भी होगी, उस पे और बहुत सारी चीजें होंगी. अच्छा, ये मौसूफ जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हम उस वक्त भी कहा करते थे कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर होता है वो ब्यूरोक्रेसी की माँ होती है, वो पूरा मुल्क चलाता है. आप एक जूनियर बंदे को बिठा रहे हैं जिसने ना पंजाब में कभी सर्व किया, ना सिंध में किया, ना बलोचिस्तान में किया, लेकिन चूंकि मामलात आपस में तय थे, अंडरस्टैंडिंग थी, वो उनके सारे मामला चलाते थे. उनको बिठाना था, बिठाए रखा, और आज वो भी उनको छोड़ गए. और उनका जो बयानिया था इस बयान के बाद, 164 के बयान के बाद, वो जमीन बोस हो गया बुनियादी तौर पे. यानी इस बयानिए का पोल अब खुल चुका है. इसके साथ साथ आपने एक बड़ा दिलचस्प जुमला कहा ऑन लाइटर नोट, ब्यूरोक्रेसी की जो माँ थी वो अब सौतेली माँ बन गई है, क्योंकि अब उसने एक्सपोज करना शुरू कर दिया है. एहतशाम साहब, दहशतगर्दी की एक लहर हम देख रहे हैं, केपी में, बलोचिस्तान में पैदर पे वाकयात हो रहे हैं. कल एक वाकया हुआ, उससे पिछले कुछ दिनों से हम मुसलसल देख रहे हैं. कासिम के अब्बा पे एक ये भी इल्ज़ाम था कि उन्होंने टीटीपी के साथ कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स कर लिए थे, या उनके साथ कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना ली थी कि वो दफातर खोल सकते थे पाकिस्तान में अपने. अब चूंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी चेंज हुई, उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट चेंज हुई, तो अफगानिस्तान के साथ भी डीलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आया. ऑल्दो बहुत से अफगानी अब भी पाकिस्तान में बसते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि दहशतगर्दी की लहर ने सर उठाना शुरू कर दिया. तो ये जो अभी हम हालिया दहशतगर्दी की लहर देख रहे हैं, सीज फायर की खिलाफ वर्जी टीटीपी की तरफ से बार बार देख रहे हैं, जो भी एग्रीमेंट्स थे उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इसमें कासिम के अब्बा का कितना हाथ है? देखिए, अफगान वार जब शुरू हुई थी और ज़ियाउल-हक थे उस वक्त पाकिस्तान के सदर, तो आपने देखा कि 4 से 5 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान आए. हमने उनको ना सिर्फ इतनी पिज़राई दी उनको कि खुला रहने की इजाज़त दे दी. 3 मिलियन के करीब जो है ना वो ईरान गए, ईरान ने कैंपों में रखा. आज आप देख लें अपना पेशावर का, केपी का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होकर रह गया है. वहाँ पे हर चीज़ ख़राब हो गई है. नेशनलिटीज़ उनको हासिल कर ली गई है, पैसे दे के वो पाकिस्तान के शहरी बन चुके हैं, ID कार्ड ये वो तो एक जुल्म अपनी जगह मौजूद है. मेरे लिए सलमा परेशान कुन बात डॉक्टर साहब ये है कि जो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो आर्मी चीफ का बयान है कि ये जो दहशतगर्द हैं इनके पास मोस्ट मॉडर्न वेपन्स हैं. अमेरिका के छोड़े हुए वेपन कहाँ से आए? क्या मतलब है कि इन सो मेनी वर्ड वो कह रहे हैं कि इनको काउंटर करना कोई इतना आसान काम नहीं होगा. देखें, एक जंग जो 2009 में हमने सवात का ऑपरेशन करके जीती थी, और आज भी आप देख लें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटियों में वो पढ़ाया जाता है कि एक सक्सेसफुल ये हमारा ये जो था ऑपरेशन कैसे हुआ था. आप देख लें उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ख़ास तौर पे कासिम के अब्बा ने 25 से 30 हज़ार आदमियों को वापस लिया. देखें, रोने का मकाम है. इस पे सारी पॉलिटिकल पार्टी इस्टेब्लिशमेंट मुझे अच्छी तरह याद, उन्होंने कहा फरेवन से कि ये काम न करें आप. इन्होंने उनको आबाद किया. उसमें बेशुमार लोग जो है ना वो कहते हैं दहशतगर्द थे, और आप लगे हैं कि नहीं जी इनसे सुलह करनी है. नतीजा क्या हुआ कि आज पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, सिविल सोसाइटी भी, लिखने वाले, बोलने वाले बाहर से अंदर से कह रहे हैं कि ये जो काम आपने पहले किया था इसको रोकना चाहिए. अब ये कैसे रुकेगा? नेशनल एक्शन प्लान पे अमल पूरी तरह से नहीं हुआ. 22 में से 12 पॉइंट पे अमल हुआ, बाकी भी नहीं. मदारस की रिफॉर्म नहीं हो सकी. टेरर फंडिंग आज भी देखें, फैटअप बड़ी मुश्किल से हम निकले. तो मेरा ख्याल है आर्मी चीफ ने जो बयान दिया है ये वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज, एस्टैब्लिशमेंट एक पेज पे होके इनका दहशतगर्दों का मुकाबला. ठीक, डॉक्टर साहब, अरबों रुपए हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में झोंक दिए, और मुआशी जवाल को वजह से हमने देखा कि माजी में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए. सोवियत यूनियन उसकी एक एग्जाम्पल है. सूडान तकसीम हो गया, इंडोनेशिया को मशरकी तैमूर को आज़ाद करना पड़ा. पाकिस्तान का माशी बहरान उतना ख़तरनाक नहीं है, हम इस पर काबू पा सकते हैं. बेशक मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन पराई दुनिया जो इन्वॉल्व थी पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी में, उसमें पाकिस्तान के अंदर ऐसे ग्रोह मौजूद थे जिन्होंने जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया. इन ग्रोहों को टैकल कैसे करें? देखिए, बात हो रही है दहशतगर्दी की और दहशतगर्दी की लहर की. इस वक्त जो दहशतगर्दी की लहर है, ये जैसे अभी एहतशाम साहब ने जिक्र किया, ये पहले जो दहशतगर्दी की लहरें आई हैं उससे बहुत मुख्तलिफ है और बहुत ख़तरनाक है. 3 या 4 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ. एक तो पिछले 6 महीने में जो दहशतगर्दों ने हमले किए हैं उसमें नज़र ये आ रहा है कि ट्रेनिंग बहुत इम्प्रूव हो गई है. उनके पास असले का आपने जिक्र किया, असला बहुत मॉडर्न है जो अमेरिका वहाँ शायद छोड़ गया था. जो इलाका है वो एक्सपैंड कर रहा है, और एक कहीं पार्टनरशिप नजर आती है टीटीपी और बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनके दरमियान में. तो पार्टनरशिप आ गई है, ट्रेनिंग बहुत इंप्रूव हो गई है, एरिया उनका एक्सपैंड कर रहा है.
اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو پناہ گاہیں ہیں وہ افغانستان میں ہیں، اور ان کے جو نورستان میں ان کے لیڈرز وہاں پہ ہیں، اور وہ جو آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دوران کوئی 20 سے 25 ہزار دہشت گردوں کو ایکچولی پاکستان میں ہم نے ری سیٹل کر لیا تھا، تو پناہ گاہیں وہاں پہ ہیں، لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور ٹاپ اٹ آل ہمارے پاس کوئی دہشت گردی کے خلاف حکمت عملی ہی نہیں ہے. وی ہیو نو کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی ایز سچ، ہم نے بنائی نہیں ہے. جو نیب کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس میں ہم نے، لیکن جو نیشنل ایکشن پلان تھا پھر وہ کیا تھا؟ وہ ابھی احتشام صاحب نے بتایا کہ اس کے 20 نکات تھے، اس پہ عمل کس پہ ہوا. مطلب ہم جب بہت بڑا کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو ہم بیٹھ جاتے ہیں ہم سر جوڑ کے، اور اس کے بعد پھر واپس ہم سیاست میں چلے جاتے ہیں. معیشت ہو، سیکورٹی پالیسی ہو، یہ عجیب سا ملک بن گیا. 100% سیاست، نہ ہمارے پاس معاشی پالیسی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی سیکورٹی پالیسی. اچھا، لیکن انور صاحب دیکھیں، کچھ معاملات ایسے ہیں جو ہماری امیدیں پوری قوم کی فوج سے منسلک ہوتی ہیں. ہم چاہتے ہیں جو کرے گی فوج کرے گی، سیلاب آئے، آندھی آئے، دہشت گردی ہو، کچھ بھی ہو. سیاسی قیادت کی بھی کچھ ذمہ داری ہیں. سیاسی قیادت نے کیا طے کیا، اور یہ دہشت گردی کے معاملے کو ڈیل کرنے کے لیے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے، بڑی بنیادی بات ہے کہ جب آپ کے اداروں کے درمیان کوارڈینیشن نہیں ہوگا اور پھر اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے. آپ یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے لیے فوج کو بلا لیا جائے. اگر نالا نہیں چڑھا ہے، اس میں 13 لوگ جہاں بحق ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے فوج کو بلا لیں. اگر آپ کو کراچی کے نالے صاف کرنے ہیں، فوج کو بلا لیں. اگر آپ نے زلزلہ میں ریلیف کا کام کرنا ہے، فوج کو بلا لیں. تو جب سیلاب آتا ہے فوج کو بلا لیں. پھر جب ان کی پولیٹیکلی مداخلت ہوتی ہے، وہ جو کہ آپ کے کمزور کردار کی وجہ سے ہوتی ہے. اگر سیاستدانوں کا کردار مضبوط ہو تو میں دیکھتا ہوں کہ فوج کیسے آپ کے کاموں میں مداخلت کرتی ہے. آپ خود انہیں انوائٹ کرتے ہیں کہ ہمیں معاشی صورتحال سے اس گرداب سے نکالیے، پولیٹیکلی ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں، چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں تو ٹھیک ہے، آپ کسی اور کے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ گناہ کبیرہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں اپنے جو سویلین آرگنائزیشنز ہیں، ادارے ہیں، انہیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. نیکٹا کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو انٹیلیجنس شیئرنگ کی ضرورت ہے. آپ کو ایک دوسرے کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے، اداروں کی بات کروں، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے سوات میں، آپ کو پتہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ احتشام صاحب ایئر اسٹرائک بھی ہو چکی ہے دہشت گردوں کے خلاف. پھر آپ دیکھیے کہ یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم جو دہشت گرد ہیں، وہ جو ہمارے سیکورٹی اداروں کے اہلکار ہیں، جوان ہیں، جو ہمارے آفیسرز ہیں، 30 سے 35 لوگ شہید ہوتے ہیں پر منتھ. آپ کے پی میں اور بلوچستان میں دیکھیں، اس سے بھی شاید زیادہ. اور ان کے لوگوں کو آپ 7, 8, 10 کے قریب جہنم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے سیٹل ایریا میں میری اور آپ کی طرح وہاں پہ موو کرتے ہیں. ان کو تلاش کرنا، انہیں ٹریس کرنا بہت مشکل ہے. ان کے سہولت کار بیٹھے ہیں. اور جو آپ کہہ رہے تھے 25 نہیں، وہ 40 قریب لوگ یہاں پر سیٹلڈ ہیں. ان کو کس نے یہاں پر سیٹل کیا؟ دیکھیں، پلان چاہیے. پھر دوسری بڑی امپورٹنٹ بات، اسلام آباد کے اندر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جو آپ بینکنگ کے ذریعے نہیں، صورتحال کمپرومائز ہو رہی ہے. اس پہ بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ اس دفعہ افغانستان کے اندر بھی جو پناہ گاہیں ہیں ان کو نشانہ بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے، یعنی افغانستان کے اندر بھی ہمیں کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ذوالفقار صاحب. ہم نے فینسنگ کی، اپنے بارڈرز پہ کوشش کی کہ وہاں سے راستہ روکا جائے دہشت گردوں کا. بھارتی خفیہ ایجنسی را کیا پاکستان میں جو ہمارا انتخابی عمل جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آئندہ 3 سے 4 مہینے کے بعد شروع ہوگا، کیا اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے انوالو ہو رہی ہے؟ کیونکہ تانے بانے یا تو ہمیں افغانستان سے ملتے نظر آتے ہیں، یا پھر جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ را کے ایما پہ ایسا سب کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں، را نے پورا فائدہ اٹھایا. ہماری اندرونی جو خلفشار تھا اس سے 9 مئی کے واقعہ سے پورا فائدہ اٹھایا. انہوں نے پوری پوائنٹ سکورنگ کی، انہوں نے جشن منائے. ہم یہاں پہ اپسٹ تھے، پریشان تھے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، لیکن وہاں پہ شادیاں نے بج رہے تھے. انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا، اور وہ اٹھائیں بھی کیوں نہ جب آپ کے گھر ان آرڈر نہیں ہوگا. اور یہ اتنی خوفناک لڑائی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ ایک چمکی لڑائی ہے. آپ کے دشمن کبھی بائیں ہے کبھی دائیں ہے، وہ آپ کے اندر ہی پھر رہا ہے. باہر کے دشمن کو نپٹنا بہت آسان ہوتا ہے، گھر کے اندر اس طرح کا جو دشمن ہوتا ہے یہ مشکل ہوتا ہے. پاکستان کی بیسٹ آرمی ہے، بیسٹ انٹیلیجنس ہے، اس کے باوجود مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. قوم کی ول کے ساتھ، پولیٹیکل لوگوں کی ول کے ساتھ اس معاملے کو روکا جا سکتا ہے. نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں دہشت گردی کو روکنے کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے. اس کے 2 پارٹ تھے. ایک پارٹ تھا آرمی کی سائڈ پہ، وہ پورا ہو گیا. ایک پولیٹیکل سائڈ پہ تھا، ایڈمنسٹریشن کی سائڈ پہ تھا، اس پہ وہ ول نہیں دکھائی گئی.
जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक खौफनाक बात बताने लगा हूं विद फैक्ट्स कि हकीमुल्लाह मसूद साहब जो बहुत बड़े कमांडर थे, उनका एक खसूसी एलची था, पीरजादा उसका नाम था। उसको गिरफ्तार किया फोर्सेस ने और उसकी इन्वेस्टिगेशन की, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसने कहा कि मैं एक खौफनाक बात आपको बताना चाहता हूं। तमाम इन्वेस्टिगेटर चुप करके बैठ गए। उन्होंने कहा जी बताएं। उसने कहा जी कि एक दिन हकीमुल्लाह मसूद ने मुझे अपने पास बुलाया। उसने कहा जी कि मेरा एक मैसेज लेके इस्लामाबाद जाओ और इस्लामाबाद जाके ये मैसेज दो, और उन्होंने लैपटॉप सामने रखा और लैपटॉप के अंदर एक मैसेज रिकॉर्ड किया, और किसके नाम किया? कासिम के अब्बा के नाम। और वो मैसेज क्या था? और वो मैसेज क्या था? मैसेज ये था कि मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए, और वो शख्स पीरजादा ने कहा, इंकशाफ किया कि वो ये मैसेज लेके एक यूएसबी के अंदर वो इस्लामाबाद पीटीए के दफ्तर पहुंचा। वहां पे न्याजी नामी, यानी बाकायदा भत्ता मांगा गया। उसने न्याजी नामी एक शख्स को मिला, उसने यूएसपी रिसीव की, उसने आगे किसी से बात की, उसने कहा जी वो इस वक्त मुलाकात नहीं कर सकते कासिम के अब्बा, वो वापस चला गया। उसके बाद 80 लाख रुपए हकीमुल्लाह मसूद को ट्रांसफर हुए। ट्रांसफर भी हो गए वो पैसे। ये बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात आपने बताई है कि इस तरह की डीलिंग चल रही थी, भत्ता मांगा जाता था और इधर से भत्ता अदा भी होता था। वो पैसा ठीक पे देखिए, इसकी 2 चीजें, वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ? मेरे इन बच्चों पे, बरूद इस्तेमाल करने पे, खरीदने पे। बहुत खतरनाक बात है ये। जुल्फिकार से मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ने में, ब्रेक से बाद तो हम दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। वक्त मुख्तसर है, हमारे तमाम पैनलिस्ट का शॉर्ट कमेंट। पहली बारिश हुई और इस्लामाबाद जैसे शहर में पानी इतना जमा हो गया, इतने नुकसानात हुए, बाकी शहरों में हमारी तैयारी क्या होगी? एहतशाम साहब, क्या हमने माजी से सबक सीखा? नहीं सीखा। वो क्या कहते हैं, एहसास से यहाँ जाता रहा। अभी जो हमारे 2 साल पहले वाले आपने देखा सैलाबों ने $30 बिलियन का जिसका नुकसान हुआ, इंटरनेशनल सतह पे लोकल इंटरनेशनल जितने भी अदारे हैं उन्होंने फोरकास्ट किया था कि इस दफ़ा उससे भी ज़्यादा खौफनाक जो सैलाब आएंगे, बारिशें होंगी। कुछ भी नहीं हुआ, सिवाय इसके कि जो हमारे सिंध में और पंजाब में बड़े बड़े वडेरे हैं वो ये कर रहे हैं इस वक्त कि अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए छोटे छोटे काश्तकारों की जनाब रास्ते तोड़ के अपनी गेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें हमारे हो क्या रहा है, जो भी डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं, हर बात पे सियासत है। किसी को ये राइटिंग ऑन द वॉल नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका से लेके यूरोप और उसके बाद आप देख रहे हैं एशिया में ये तबाही फिर गई है। क्लाइमेट चेंज और जो सारा कुछ आप देख लिए क्लाइमेट चेंज से अभी तक हम बाहर नहीं आए और तैयारी हमारी सिफर है। डॉक्टर साहब, हमने क्या किया? हम डैम तो बना नहीं सके, क्या तैयारी है हमारी? देखिए सलमा, 3 चीजें हैं। बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा पानी आता है, वो कुदरती अमल, इट्स एक्ट ऑफ नेचर। उसके नतीजे में सैलाब आ जाता है, एक्ट ऑफ नेचर। लेकिन उसके नतीजे में जो जानी नुकसान है वो इंसान की कोताही है, वो हुकूमत की नाअहली है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए साइंस अब हमें बता देती है कि बारिश कहाँ होगी, साइंस ये भी बता देती है कि बारिश कितनी होगी, और साइंस ये भी बता देती है कि किस इलाके में सैलाब आने वाला है। तो अब भी अगर हुकूमत जो है उस सैलाब के नतीजे में जानी नुकसान को नहीं रोक सकती, तो प्योरली अच्छा, एक वो नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्लान 4 बना था 2015 से 2025 तक वो कंप्लीट होना था। हमारे यहाँ चीजें जीरो इम्प्लीमेंटेशन, पूरा प्लान बना हुआ है, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अनवर रजा साहब, नाला लई में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ी, एक आध और बारिश हुई तो शहर डूब सकता है, क्या होगा? सफाई नहीं हुई। हमारे यहाँ जो हादसात और वाकयात होते हैं हम इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाते जो लॉन्ग टर्म हो। आपको याद होगा सिंध में जो सैलाब आया, 30 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ, और उसके बाद हमें कोई पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, लेकिन नहीं। और वहाँ पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, वडेरों ने उसको पानी को डाइवर्ट किया, अपनी ज़मीनें बचाई, और जो छोटे काश्तकार और गरीब लोग थे उनका नुकसान किया। अब भी इतनी वनरेबल कंडीशन है सिंध में कि नाकाबिले बयान है। मौसम अब आपको पता है सर्द आने वाला है, वहाँ पर लोग कैसे करेंगे? लेकिन ये हुकूमतों का काम होता है कि ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाएं। अब साइंस है, जिद्दत आ चुकी है कि आपको अपने हर तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन हम तवज्जो खाक दें, हम तो अपनी अपनी सियासत करेंगे। रावी और सतलुज के किनारे पे भी कई इलाकों में सैलाब आया हुआ। जुल्फिकार साहब, हमारी तरजीहात क्या? हमारी रेस्क्यू टीमें टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं करती। आज इस्लामाबाद में हादसा हुआ, पुल गिर गया जो ज़ेरे तामीर था, 13 बंदे दब गए उसमें, या उससे ज्यादा तादाद थी शायद, लेकिन रेस्क्यू टीम आधा घंटा लेट पहुंची। जो जिंदा था वो भी नहीं बचा होगा। सलमा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक परमानेंट सेगमेंट बन चुकी हैं, सालाना बेसिस पे उनका सामना हमें करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे कच्चे का ऑपरेशन होता है हर साल और उसमें बजट खाया जाता है अरबों रुपए, और आप खबरें देखती हैं और वो गुजर जाता है। डाकू उधर के उधर ही हैं। सैलाब हर साल आता है और उसके नाम पे कोई इरिगेशन वाले पैसे खा जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स खा जाते हैं, कोई सियासतदान मौज मेला कर जाते हैं, लेकिन
आम आदमी उसमें सफर करता है। सही। इसी तरह आपने और मैंने जब से होश संभाली है, एक लफ्ज आप सुन रहे हैं कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, वो मुल्क प्रेस आज भी हमारी नाजुक जान दौर नहीं से छोड़ गुजर रही। रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं सलमा, ये हमारा पीछा इसी तरह करती रहेंगी जब ठीक। तक ये लीडरलेस कौम, हम ना ये बदलेंगे तो directionless हमारे कौम को हालात कोई ना बदलेंगे। proper leader जुल्फिकार नहीं साहब, मिलता। वक्त खत्म हो गया। तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। उम्मीद है देखने वालों को प्रोग्राम बहुत पसंद। अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।